आपका अपना टू दी पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। आज का टॉपिक है माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में उतना ही होता है जितना कि मदर सेल में पाया जाता है। इस तरीके के सेल डिवीजन को हम इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। So mitosis is also called equational cell division. Equational cell division क्यों कहते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन? क्योंकि इसमें जो डॉटर सेल बनते हैं, ये जो दो डॉटर सेल बना है, इसमें ये दोनों डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितना होगा उतना ही मदर सेल में भी होगा। डॉटर सेल में भी 2n होगा और मदर सेल में भी 2n होगा। 2n 2n 2n। तो जितना मदर सेल में होगा उतना ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या पाई जाएगी। तो ऐसे सेल डिवीजन को हम क्या कहते हैं? माइटोटिक सेल डिवीजन कहते हैं। टर्म माइटोसिस किसने दिया था? टर्म माइटोसिस इज गिवन बाय फ्लेमिंग। टर्म माइटोसिस फ्लेमिंग ने दिया था। माइटोसिस सेल डिवीजन डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग in animal, but in plant it is discovered by Stickberger. But in plant में किसने दिया था? स्ट्रेसबर्जर ने। तो माइटोसिस के बारे में सबसे पहले बताने वाला एनिमल में किसने बताया? फ्लेमिंग ने। और प्लांट में बताए थे स्ट्रेसबर्जर ने। इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। यह एक ऐसा डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में उतना ही होता है जितना कि मदर सेल में होता है। तो मदर सेल में जितना होगा उतना ही डॉटर सेल में, यानी कि क्रोमोसोम का जो बंटवारा है वो इक्वल होगा। इसलिए इसको कहा जाता है इक्वेशनल सेल डिवीजन भी इसको कहते हैं। तो mitosis is a type of cell division in which number of chromosome remain same as मदर सेल में जितना क्रोमोसोम नंबर होता है उतना ही डॉटर सेल में पाया जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि मदर सेल है ये, और इस मदर सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की संख्या अगर 4 है तो इसके डॉटर सेल में जो बनेगा इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 4 और 4 ही पाया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जितना डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या है उतना ही मदर सेल में भी पाया जाएगा। इसलिए इस तरह के सेल डिवीजन को हम क्या कहते हैं? माइटोसिस सेल डिवीजन। अब सबसे पहले माइटोसिस सेल डिवीजन को पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पहले माइटोटिक साइकिल क्या है। माइटोसिस सेल साइकिल देखिए, माइटोसिस के सेल साइकिल को, जैसे सेल साइकिल को हमने बांटा था इंटरफेज और माइटोटिक फेज में, ठीक उसी तरीके से माइटोसिस सेल डिवीजन भी जो है 2 पार्ट में बटा हुआ होगा। एक इसका इंटरफेज होगा और दूसरा इसका होगा माइटोटिक फेज। इंटरफेज में 3 सब स्टेजेस हैं, G1, S और G2। ये पूरा इंटरफेज है, माइटोटिक इंटरफेज कहलाएगा ये। उसी तरीके से
जो आपका डिवाइडिंग फेज है, डिवाइडिंग माइटोसिस, डिवाइडिंग फेज जो इसका है, यह भी दो पार्ट में बटा हुआ है। एक को कहते हैं हम कैरियोकाइनेसिस और दूसरा को कहते हैं हम साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को कहते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, कौन सा सेल डिवीजन है, माइटोसिस। तो माइटोसिस के सेल डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में उतना ही है जितना कि मदर सेल में है। तो इस तरह से यहाँ पर जो कैरियोकाइनेसिस होगा वो कैसा होगा, नॉन रिडक्शनल कैरियोकाइनेसिस। So the type of karyokinesis which takes place in mitosis cell division is called non-reductional karyokinesis, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, रिडक्शन नहीं होगा, कमी नहीं होगा, इसलिए इस सेल डिवीजन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। तो ये होगा नॉन रिडक्शनल कैरियोकाइनेसिस। और उस कैरियोकाइनेसिस में जो डिफरेंट फेजेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, और इसके बाद आएगा आपका साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस के बाद दो डॉटर सेल बनेंगे। तो यह मान लिया जाए कि यह एक सेल है और इस सेल का डिवीजन होना है। यह सेल जब डिवाइड करेगा तो दो डॉटर सेल बनेगा। यह सेल कैसा है, डिप्लॉयड है, और इससे दो डॉटर सेल जो बना है यह भी क्या है, डिप्लॉयड है। अब देखिए यह जो सेल है, यह जो सेल जो डॉटर सेल है, मान लिया ये डॉटर सेल बन गया, हम यहां से शुरू कर रहे हैं, ये डॉटर सेल बना है, तो ये डॉटर सेल बनने के बाद ये क्या जाएगा, ग्रोथ फेज में जाएगा। ग्रोथ फेज में जाने के बाद ये क्या करेगा कि इसका जो ग्रोथ होगा वो कैसा होगा, यह एक मिनिमम साइज को एक्वायर करेगा, और ताकि वह मैक्सिमम स्टेबल हो सके। एक तो इसका ग्रोथ ऐसा हो जाएगा, एक बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होगा, इसका एक लिमिटेड ग्रोथ होगा, और वह लिमिटेड ग्रोथ उतना ही होगा जितना में कि ये स्टेबल हो जाए। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट इवेंट होगा ग्रोथ फेज में वो क्या होगा कि न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स इसका इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। यानी कि ग्रोथ फेज में जाने के बाद यह सेल दो चीज एक्वायर करेगा। एक पहला चीज जो एक्वायर करेगा वो है आपका न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स मैंने बताया था कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये जो है बिल्कुल इक्विलिब्रियम स्टेट में होना चाहिए। तो सेल डिवीजन के बाद सेल ग्रोथ फेज में जाएगा, और ग्रोथ फेज में जाने के बाद इस इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर लेगा, और यह इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब वह एक मिनिमम साइज को एक्वायर करेगा। एक तो मिनिमम साइज फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम साइज, और वह मिनिमम साइज एज किस लिए होगा, टू मेक स्टेबल मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो ये ग्रोथ फेज में चला गया। जब ये कंडीशन होगा, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, मिनिमम साइज एक्वायर कर लेगा और सेल स्टेबल हो जाएगा, तो सेल जो है अपने आप को डिवीजन से अलग कर लेगा और G0 फेज में चला जाएगा। लेकिन जैसे ही उस एक्सटर्नल फैक्टर जैसे ग्रोथ फैक्टर है या न्यूट्रिशनल सप्लाई है, जैसे ही बढ़ेगा, और ये दोनों चीज एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर, ये दोनों फैक्टर मिल करके क्या करेगा कि न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स का जो इक्विलिब्रियम है उसको डिस्टर्ब कर देगा। जब न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तब उस हालत में क्या होगा, उसका साइज में भी अल्टरेशन होगा, और साइज में अल्टरेशन होगा तो उसकी स्टेबिलिटी जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये सारा डिस्टर्बेंस होने के बाद सेल क्या करेगा, ये G0 से बाहर निकलेगा, और G0 से बाहर निकलने के बाद ये फिर से G1 फेज से होता हुआ ये आगे की तरफ बढ़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये G0 को छोड़ देगा, और G0 को छोड़ने के बाद इसके बाद सिर्फ सेल डिवीजन के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा, और सेल डिवीजन को इसलिए फॉलो करना पड़ेगा ताकि फिर से न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स इक्विलिब्रियम स्टेट, मिनिमम साइज और मैक्सिमम स्टेबिलिटी को एक्वायर करे। तो जब इसमें डिस्टरबेंस हुआ तो ये G0 को छोड़ दिया, और G0 को जैसे ही छोड़ा तो उसके बाद क्या होगा, यहां से शुरू होगा तो ये फिर यहीं पर आकर के खत्म होगा, ऐसा नहीं कि बीच में आकर के टर्मिनेट कर जाएगा। तो अब ये चूंकि ये तीनों फैक्टर न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, मिनिमम साइज,
डिस्टर्ब हो चुका है, इसका न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स भी डिस्टर्ब हो गया, तो साइज में डिस्टर्बेंस हुआ, मैक्स इसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी डिस्टर्ब हो गई, और सेल जो है डिवीजन के लिए आगे की तरफ प्रोसीड किया। जब सेल डिवीजन के लिए आगे की तरफ प्रोसीड करेगा तो ये है आपका जीवन। तो कौन कौन सा इवेंट होगा? सबसे पहला इवेंट यही होगा, क्या होगा इसमें? आरएनए सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आरएनए सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ आरएनए। दूसरा काम क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और तीसरा काम क्या होगा कि जो क्रोमोसोम था वो कैसा है? वो आपका ये कॉन्डेंस फॉर्म में था, ये डीकॉन्डेंस स्टेट में आ जाएगा, यानी कि डीकॉन्डेंसेशन, डीकॉन्डेंसेशन इन क्रोमैटिड्स। अब देखिए, इस क्रोमैटिड्स को समझने के लिए सबसे पहले मैं क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा बताता हूं, और तब जाकर के कुछ चीजें जो बाद में दिक्कत करेगा, तो सबसे पहले मैं उसको क्लियर करता हूं। तो सबसे पहले क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखिए। यह क्रोमोसोम है, प्रत्येक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड्स का बना हुआ होता है, और दोनों क्रोमैटिड्स आपस में एक पॉइंट पर जुड़ा रहता है, इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। इसको क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। और ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को, इसको हम कहते हैं क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स। ये क्रोमैटिड्स है। तो ये मेटाफेज स्टेज में ऐसा होता है कि ये कॉम्पैक्ट है, लेकिन जब ये अलग होगा, एनाफेज में जब ये अलग होता है, तो ये दोनों क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाएंगे। किसमें? एनाफेज में। एनाफेज में जब ये अलग होगा इस तरीके से, तो ये अलग हो गया, और ये अलग होने के बाद ये क्या होगा कि एक सेल में ये चला जाएगा और दूसरे सेल में ये चला जाएगा। जिस सेल में ये जाएगा, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। तो ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये कॉन्डेंस्ड है। अब इसका क्या होगा? डीकॉन्डेंसेशन होगा। जब डीकॉन्डेंसेशन होगा तो कोई भी चीज ये लंबा सा थ्रेड के रूप में ऐसे दिखने लगेगा, इस तरीके का ये स्ट्रक्चर दिखने लगेगा। यानी कि एक क्रोमैटिड्स का मतलब है मेटाफेज क्रोमोसोम का आधा हिस्सा ये हो गया। तो यानी कि ये जो कॉम्पैक्ट था वो कैसा हो गया? अनक्वाइल्ड हो गया। ये क्वाइल्ड था पूरा, अब ये क्या हो गया? अनक्वाइल्ड हो गया। इस अनक्वाइलिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डीकॉन्डेंसेशन। तो 3 इंपॉर्टेंट इवेंट यहां पर हो रहा है। आरएनए सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होगा, डीकॉन्डेंसेशन इन क्रोमैटिड्स होगा। तो ये है आपका जीवन स्टेज। इसके बाद जो सेल है आगे की तरफ मूव करेगा और जाएगा एस स्टेज में। अब इस एस स्टेज में क्या होता है? देखिए, जो एस है ये सिंथेसिस स्टेज कहलाता है। जीवन को हम क्या कहते हैं? प्री सिंथेसिस स्टेज। एस सिंथेसिस है। किस चीज की सिंथेसिस यहां पर होगी? यहां पर सिंथेसिस होगी डीएनए की। डीएनए जो कंटेंट होगा, जो पहले से होगा डीएनए कंटेंट, वो कैसा हो जाएगा? इसमें रेप्लिकेशन होगा, डीएनए सिंथेसिस। एक तो इसमें डीएनए सिंथेसिस होगा, दूसरा जब डीएनए का सिंथेसिस हो जाएगा, एक डीएनए मॉलिक्यूल अपने ही जैसा दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल को बना लेगा, तब जो इसका वैल्यू होगा दैट इज कन्वर्टेड इनटू 2C इनटू 4C। 2C से 4C में कन्वर्ट हो गया डीएनए कंटेंट। इसके अलावा और क्या होगा इसके अंदर? इसके अलावा ये क्या करेगा? इसका जो सेंट्रोसोम है, एक सेंट्रियोल है इसमें, एक सेंट्रोसोम, अब वो उसका भी डुप्लीकेशन हो जाएगा। सेंट्रोसोम का क्या होगा? डुप्लीकेशन हो जाएगा। और सेल के अंदर जो सेल कंटेंट है, सेल ऑर्गेनल्स हैं, वह भी सब डबल हो जाएंगे, यानी कि उनका भी रिप्लिकेशन या सिंथेसिस यहां पर हो जाएगा। तो 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स सिंथेसिस फेज में। पहला डीएनए की सिंथेसिस। जब डीएनए की सिंथेसिस होगी तो उसका वैल्यू 2C से क्या हो जाएगा? 4C हो जाएगा। और सेंट्रोसोम अपने ही जैसा एक दूसरा सेंट्रोसोम को बना लेगा, तो उसका भी डुप्लीकेशन हो जाएगा। और सेल के अंदर जितने भी
क्रोमेटिन है, सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, उनका भी सिंथेसिस हो जाएगा, ताकि जब बंटवारा हो तो दोनों सेल में बराबर बराबर चला जाए। तो ये 4 इवेंट्स किसमें होता है, एस फेज में होता है। इसके बाद आइए आप G2 फेज में। G2 फेज में क्या होगा, G2 फेज में हमने कहा था कि G2 को हम प्लानिंग फेज भी कहते हैं या ट्रैफिक फेज भी कहते हैं। तो ये चूंकि माइटोसिस सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आरएनए और डीएनए का रेशियो क्या होगा, मोर देन 1। तो आरएनए और डीएनए का रेशियो यहां पर क्या हो गया, मोर देन 1। तो ये किस सेल डिवीजन में जाएगा, माइटोसिस सेल डिवीजन में जाएगा। यहां पर आरएनए एंड डीएनए रेशियो क्या हो जाएगा, मोर देन 1, एक से ज्यादा है, इसलिए यह कैसे सेल डिवीजन में जाएगा, माइटोसिस सेल डिवीजन में जाएगा। इसके बाद देखिए ये जो डीकॉन्डेंसेशन था, तो जब डीकॉन्डेंसेशन होगा तो ये क्रोमोसोम तो पहले टाइट था ना, अब ये क्या हो गया, लूज हो गया। अब जब लूज हो गया तो इसके अंदर 2 रीजन है, एक रीजन है जिसको हम कहते हैं यूक्रोमेटिक रीजन, और जो दूसरा रीजन है उसको कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिक रीजन। कोई भी क्रोमोसोम है उसमें 2 रीजन पाया जाता है, एक जेनेटिकली एक्टिव रीजन होता है जिसको हम कहते हैं यूक्रोमेटिक रीजन, और एक दूसरा जो होता है जेनेटिकली इनएक्टिव होता है जिसको हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिक रीजन। तो जो यूक्रोमेटिक रीजन है, यानी कि ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम किस चीज का बना हुआ है, ये जो आपका क्रोमेटिड्स दिख रहा है, ये क्रोमेटिड्स एक्चुअल में एक डीएनए प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में 2 तरीके के जीन है, एक यूक्रोमेटिक रीजन वाला जीन है और दूसरा हेट्रोक्रोमेटिक रीजन वाला जीन है। जो यूक्रोमेटिक रीजन के जीन है, जो यूक्रोमेटिक एक ये हो गया, और एक दूसरे तरीके का जो डीएनए होगा जिसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोक्रोमेटिक, यानी कि क्रोमोसोम के अंदर 2 तरीके, एक क्रोमोसोम का जो थ्रेड है उसमें डीएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, और उस डीएनए में 2 रीजन है, यानी उस क्रोमोसोम के अंदर 2 रीजन है, एक हो गया क्रोमेटिक रीजन और दूसरा हो गया हेट्रोक्रोमेटिक रीजन। जो यूक्रोमेटिक रीजन है ये जेनेटिकली एक्टिव होता है, और हेट्रोक्रोमेटिक रीजन जो होता है जेनेटिकली इनएक्टिव होता है। आपने डीएनए पढ़ा होगा, तो उस डीएनए में 4 तरीके के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन पेयर करता है किससे, थाइमिन से, बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और वहीं पर जो गुआनिन है वो पेयर करता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन से। तो जो यूक्रोमेटिक रीजन होता है वो जेनेटिकली एक्टिव होता है, दैट इज रिच इन जीसी सीक्वेंस। जी यानी गुआनिन साइटोसिन का नाइट्रोजनस बेस उस रीजन में ज्यादा पाया जाएगा। उसी तरीके से हेट्रोक्रोमेटिक रीजन कैसा होता है, जेनेटिकली इनएक्टिव होता है, और इसमें जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, एडेनिन और थाइमिन का जो सीक्वेंस होगा इसमें पाया जाएगा। तो एटी रिच ये रीजन होगा, हेट्रोक्रोमेटिक रीजन ऑफ द क्रोमोसोम्स आर एटी रिच, और यूक्रोमेटिक रीजन ऑफ द क्रोमोसोम आर जीसी रिच, यानी कि जीसी इसमें ज्यादा पाया जाएगा, गुआनिन और साइटोसिन। एटी रिच का मतलब होता है एडेनिन और थाइमिन इसमें ज्यादा पाया जाएगा। तो अब जब सिंथेसिस फेज में इसका सिंथेसिस हो रहा होगा डीएनए का, तो सबसे पहले किसकी सिंथेसिस, किस रीजन की सिंथेसिस पहले होगी, उसमें सबसे पहले सिंथेसिस होगा यूक्रोमेटिक रीजन का, और तब जाकर के हेट्रोक्रोमेटिक की सिंथेसिस होगी। यानी कि डीएनए का जो यूक्रोमेटिक रीजन, वह डीएनए जो यूक्रोमेटिक रीजन में पाया जाएगा उसकी सिंथेसिस पहले होगी, और वह डीएनए जो हेट्रोक्रोमेटिक रीजन में पाया जाएगा उसकी सिंथेसिस बाद में होगी। यूक्रोमेटिक रीजन में जो जीसी रिच होता है, यानी कि गुआनिन और साइटोसिन कंटेंट उसमें ज्यादा होगा, और ये एटी रिच होता है, एडेनिन और थाइमिन इसमें ज्यादा पाया जाएगा। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा सिंथेसिस के समय क्रोमोसोम का कौन सा रीजन पहले सिंथेसिस डुप्लीकेशन होगा, वह डीएनए पहले डुप्लीकेट करेगा, और तब उसके बाद जो है हेट्रोक्रोमेटिक रीजन में पाया जाने वाला डीएनए डुप्लीकेट करेगा। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है
जो कि इस सिंथेसिस फेज में होता है। तो हम देख लेंगे किसका यूक्रोमेटिक का पहले होगा और हेट्रोक्रोमेटिक का बाद में होगा। तो अब ये आपने देख लिया कि ये G1 में हम थे। G1 क्या है? प्लानिंग फेज है। अब ये जो प्लानिंग फेज है तो ये डिसाइड करेगा कि सेल किस में जाएगा। क्योंकि माइटोसिस है तो इसमें आरएनए और डीएनए का रेशियो 1 से ज्यादा होगा, यानी कि जब आरएनए डीएनए का रेशियो 1 से ज्यादा हुआ तो माइटोसिस सेल डिवीजन की तरफ प्रोसीड करेगा। तो ये है आपका इंटरफेज ऑफ माइटोसिस, जो कि किसी के सेल के इंटरफेज में वह होता है। सिर्फ अगर मियोसिस होगा तो यहां पर आरएनए और डीएनए का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1 और लेस देन 1। लेकिन माइटोसिस है तो आरएनए डीएनए का रेशियो मोर देन 1 है। तो अब हम इसके बारे में माइटोसिस सेल डिवीजन को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला है इंटरफेस, ये इंटरफेस, ये हो गया आपका इंटरफेज, और दूसरा हो गया एम फेज या माइटोटिक फेज भी कहते हैं। माइटोटिक फेज देखिए, जो इंटरफेज है यह कैसा है? रेस्टिंग स्टेज इसको कहा जाता है, लेकिन यह रेस्टिंग स्टेज नहीं है, इट इज मेटाबॉलिक वेरी एक्टिव स्टेज। और इस स्टेज में जो इवेंट्स होते हैं वो मैंने बता दिए यहां पर, लेकिन जो सेल का स्ट्रक्चर होगा, जो सेल होगा वह कैसा होगा? इसमें न्यूक्लियस और फिर इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेंट्रोसोम डिवाइड्स कर दिया है। 2 सेंट्रोसोम फॉर्म हो गया है ये दोनों। लेकिन यहां पर जो G2 फेज में वो क्या होगा? सेंट्रोसोम अलग अलग हो जाएगा। तो ये चलिए इनिशियल स्टेज का है ये इंटरफेज। इंटरफेज को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, 3 तरह से हम कर सकते हैं। एक तो इनिशियल स्टेज का हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सिंथेसिस स्टेज, और सिंथेसिस स्टेज के बाद जो इंटरफेज होगा उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है ये है आपका सेंट्रोसोम, ये है सेंट्रोसोम, और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर क्रोमेटिन थ्रेड है। ये कैसा क्रोमेटिन होगा? अनक्वाइल्ड होगा। क्वाइल्ड होगा तब इसमें जो है रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं हो पाएगा, यानी हेट्रोक्रोमेटिक होगा, ज्यादा कॉन्डेंस्ड होगा तो उसमें नहीं होता, इसलिए वो अनक्वाइलिंग होता है, डिकॉन्डेंसेशन का प्रोसेस इसमें होता है। तो ये जो इनिशियल स्टेज में अनक्वाइल्ड, पहले तो कॉन्डेंस था, इस तरीके से कॉन्डेंस स्ट्रक्चर था, ये क्या हो गया? अनक्वाइल्ड हो गया, ऐसे अनक्वाइल्ड खुल गया ये। तो ये खुला हुआ स्ट्रक्चर है। तो ये जो इंटरफेज का सेल है, इसमें देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों अलग अलग हैं। इसके अलावा सेंट्रोसोम अभी एक ही है। जैसे ही यह एस फेज में जाएगा, क्या चेंजेस आएगा? एस फेज में जैसे ही जाएगा वैसे ही क्या होगा? ये जो सेंट्रोसोम है अपने ही जैसा एक दूसरा यूनिट को फिर बना लेगा आपस में, और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका, ये है डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम हो चुका है। ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ये जो अनक्वाइल्ड डिकॉन्डेंस्ड जो क्रोमेटिन था, ये सिंथेसिस पेज है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? यह एक था, अब इसके अंदर क्या हो गया? 2। यह एक डीएनए मॉलिक्यूल समझ लीजिए इसको, तो ये अपने ही जैसा दूसरा बना लिया। फिर ये 2 कहाँ है? कितने हैं? 4 है ना। तो इस तरह से मैं यहाँ पर 4 ही बना देता हूं, ये 4 हो गए। तो ये 4, तो देखिए हर डीएनए अपने ही जैसा डुप्लीकेटेड डीएनए को बना लिया। ये सिंथेसिस स्टेज में ये क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर है, जो हाफ क्रोमोसोम है, वो क्या हो जाएगा? अपने ही जैसा दूसरा थ्रेड भी बना लेगा। तो ये स्ट्रक्चर होगा। इसके अलावा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म भी अलग अलग है, और सेंट्रोसोम
डुप्लीकेटेड हो चुका है, 2 सेंट्रोसोम, एक पहले से था और एक अपने जैसा दूसरा बना लिया है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो गया और ये पूरा का पूरा क्या है, डीकॉन्डेंस्ड क्रोमोसोम है, ये डीकॉन्डेंस्ड है। चलिए ये हो गया, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है और सिंथेसिस क्या होगा, जो सेल ऑर्गेनल होगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये दो कम से जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होगी वो डबल हो जाएगा। उसी तरीके से अगर गोल्गी बॉडी है, इसकी भी संख्या, यह भी, इसका भी डुप्लीकेशन हो जाएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसका भी डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये सारा चीज यहाँ पर क्या हो गया, डुप्लीकेट हो चुका है। तो ये हो गया आपका, ये है आपका इंटरफेज का कौन सा स्टेज, G1। ये इंटरफेज का है S स्टेज और इसके बाद आता है इंटरफेज का G2 स्टेज। G2 स्टेज में क्या होगा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एज इट इज रहेगा, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो क्रोमेटिन थ्रेड है, इसमें कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये जो लंबा लंबा थ्रेड दिख रहा है, ये क्या होगा, कंडेंस करना शुरू हो जाएगा, ये फिर से कंडेंसेशन की तरफ बढ़ेगा। ऐसे ये जो बड़ा सा साइज होगा इसका, ये छोटा होने लगेगा, कंडेंस करके ये छोटा छोटा माने क्वाइलिंग शुरू हो जाएगी, क्रोमेटिन थ्रेड्स में क्वाइलिंग शुरू हो जाएगी। तो ये पहले तो लंबा था, अब ये थिकर होने लगेगा, धीरे धीरे ये थिक होने लगेगा। इसके अलावा ये सेंट्रोसोम जो 2 थे डुप्लीकेट करके, ये अपने अपने पोल की तरफ डिवाइड करके मूव करने लगेगा, मूवमेंट शुरू हो जाएगा, डिवीजन। यहाँ तो डुप्लीकेशन हो गया, यहाँ डिवीजन हो गया, डिवीजन के बाद लास्टली ये मूव करेगा अपने रेस्पेक्टिव पोल की तरफ, ये मूव करने लगेगा, ये 2 ध्रुव बनाएगा जाकर के। और इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट है अभी भी, उसके अलावा और क्या इंटैक्ट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इंटैक्ट है और क्वाइलिंग स्टार्ट हो गई है क्रोमोसोम के, क्रोमेटिन थ्रेड जो है उसमें क्वाइलिंग स्टार्ट हो गई है, ये क्वाइलिंग स्टार्ट इन क्रोमोसोम। अब इसको कहेंगे हम क्रोमोसोम, हाफ क्रोमोसोम था, अब इसमें दोनों क्रोमेटिड्स बन गए, अब ये कंप्लीट क्रोमोसोम बन गया। मेटाफेज में स्टेज में ये दिखेगा कैसा, अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो इस तरह से क्वाइलिंग स्टार्ट हो गई। तो ये 3 स्टेज मैंने बना दिया, G1 हो गया, S हो गया और ये G2 स्टेज हो गया। अभी भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म भी सेपरेटेड कंडीशन में है। न्यूक्लियोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है और इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म अभी भी क्या है, अलग अलग है। सेंट्रोसोम डिवाइड कर चुका है 2 पार्ट में और ये जो क्वाइलिंग स्टार्ट हुए, कंडेंसेशन बिगिंस इन क्रोमेटिन थ्रेड। ये जो इस तरीके का जो लंबा लंबा स्ट्रक्चर था, ऐसे जो था, तो ये क्या है, अनक्वाइल्ड स्ट्रक्चर। अब ये जब क्वाइल्ड होगा तो ऐसे ऐसे क्वाइल्डिंग होगी इसकी और ये छोटा होने लगेगा, स्मॉल और थिक होने लगेगा। तो इस तरीके से ये इसमें क्वाइलिंग स्टार्ट हो गई है। तो और इसमें एक चीज और, आरएनए और डीएनए का रेशियो इस पॉइंट पर क्या हो गया है, मोर देन 1, 1 से ज्यादा हो गया है, क्योंकि यह सेल माइटोसिस डिवीजन के लिए पूरी तरीके से अब तैयार है। यानी कि ये इंटरफेज का स्टेज है। इंटरफेज स्टेज में G1 में आपने देख लिया, तो ये G1 का स्ट्रक्चर है, ये S फेज का स्ट्रक्चर है, S फेज, और ये हो गया आपका G2 फेज। अब इंटरफेज के बाद ये सारा काम यहां पर हो चुका है, अब ये माइटोटिक फेज में जाएगा। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। माइटोटिक फेज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस और तब फिर पढ़ेंगे हम क्या, साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। यह जो कैरियोकाइनेसिस होगा कैसा होगा, नॉन रिडक्शनल कैरियोकाइनेसिस होगा। इसके अंदर के जो क्रोमोसोम होंगे वह हाफ नहीं होगा, यानी जितना मदर सेल में है उतना ही डॉटर सेल में जाएगा। तो इस तरह का कैरियोकाइनेसिस को हम क्या करते हैं, नॉन रिडक्शनल कैरियोकाइनेसिस या इक्वेशनल कैरियोकाइनेसिस भी कर सकते हैं।
और तब उसके बाद हम देखेंगे साइटोप्लाज्म। तो आइए सबसे पहले हम प्रोफेज की बात करें। प्रोफेज, तो ये इंटरफेज और ये है आपका एमफेज। इंटरफेज में G1, S और G2 तीनों स्टेज में कौन कौन से काम होते हैं ये आपने देख लिए इंटरफेज में। और जो G2 स्टेज में है, इसका जो इंपॉर्टेंट है, चूंकि माइटोसिस है तो RNA और DNA का रेशियो क्या हो जाएगा, मोर देन 1 हो गया। माइटोसिस फेज में आइए। माइटोसिस फेज में दो पार्ट है, एक है आपका कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कैसा होगा, नॉन रिडक्शनल कैरियोकाइनेसिस है ये। और उसके बाद ये होगा साइटोकाइनेसिस। अब इस कैरियोकाइनेसिस का जो पहला स्टेज है वो क्या होगा, प्रोफेज। तो अब हम लोग देखते हैं प्रोफेज। कैरियोकाइनेसिस का सबसे पहला स्टेज है प्रोफेज। प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। इस प्रोफेज में लॉन्गेस्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस का। और अब क्या होगा, क्योंकि इंटरफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों इंटैक्ट था, लेकिन जैसे ही प्रोफेज शुरू होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा और जो कॉन्डेंस कर रहा क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएगा, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गया, गायब हो गया, तब उस हालत में क्या होगा, जो क्रोमोसोम होंगे वो क्या हो जाएगा, कॉन्डेंस्ड क्रोमोसोम जो है, ये कॉन्डेंसेशन तो शुरू हो चुका है, तो ये जो कॉन्डेंस्ड क्रोमोसोम है साइटोप्लाज्म में बिखर जाएंगे। अब इसको साइटोप्लाज्म नहीं कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, देखिए इसको हम कहते हैं साइटोसॉल। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाए और प्लाज्मा, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म क्या होगा, मिक्स कर जाएगा। और जब मिक्स कर जाएगा तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, साइटोसॉल। और उस मिक्स स्ट्रक्चर के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब हो गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिक्स करके साइटोसॉल का निर्माण कर लिया है। और क्या है, जो क्वाइलिंग स्टार्ट हुआ था क्रोमोसोम में, वह क्वाइल्ड क्रोमोसोम को क्या हो गया, ये जो साइटोसॉल में इधर उधर बिखर गया है, ये बिखर गया, अभी कंडेंसेशन पूरा नहीं हुआ है। और क्या काम होगा, कंडेंसेशन मूव्स, जो कंडेंसेशन जो था क्रोमेटिन के अंदर वो क्या हो गया, और ज्यादा कंडेंस कर जाएगा। पहले जब स्टार्ट हुआ था तो लेस कंडेंस्ड होगा, लेकिन जैसे जैसे प्रोफेज प्रोसीड करेगा आगे की तरफ, वैसे वैसे ये जो क्रोमोसोम है कंडेंस्ड होकर के थिकर बनता चला जाएगा। तो इतने इवेंट्स किसके अंदर होते हैं, प्रोफेज। प्रोफेज में सबसे पहला काम क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया। दूसरा काम क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म गेट मिक्स्ड, ये क्या हो गया, मिल गया। और सेंट्रोसोम अपने पोल पर पहुंच चुका है। ईच सेंट्रोसोम रीच into their respective pole की तरफ अपने एक रेस्पेक्टिव पोल, जैसे मान लिया यहां पहुंच गया, ये यहां भी पहुंचने ही वाला था, ये मूव करता हुआ इधर से इधर और इधर से इधर रेस्पेक्टिव पोल की तरफ पहुंच चुका है। और यहां से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर बिगिन। इसको कहते हैं माइटोटिक एपरेटस भी कहा जाता है। स्पिंडल फाइबर और सेंट्रोसोम को
कंप्लीट रूप से, दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, माइटोटिक एपैरेटस, इसको कहते हैं हम माइटोटिक एपैरेटस, इसको कहते हैं हम माइटोटिक एपैरेटस। तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन शुरू हो गया है और कंडेंसेशन कंटिन्यूइंग है। प्रोफेज में, इनिशियल स्टेज में, अर्ली प्रोफेज में शुरू हुआ था, वो लेट प्रोफेज तक जारी है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, कंडेंसेशन चलता ही रहेगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट इवेंट होता है प्रोफेज में, और इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। तो ये हो गया आपका प्रोफेज, और चूंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है इसके अंदर और साइटोसॉल का फॉर्मेशन हो चुका है, साइटोसॉल, अब ये साइटोप्लाज्म नहीं कहलाएगा, ये न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म मिक्स है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया। एक स्ट्रक्चर और होता है न्यूक्लियोलस ऑल्सो डिसअपियर। इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस, वह भी क्या होता है, गायब हो जाता है। तो अब इसको भी आप लिख लीजिए, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियोलस डिसअपियर। तो इतना इवेंट होता है प्रोफेज में, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता है। तो ये सारा इवेंट हो गया आपका प्रोफेज में। प्रोफेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस का, वो है मेटाफेज। मेटाफेज को कहा जाता है क्रोमोसोम स्टडी फेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमोसोम है, वो जो कंडेंसेशन शुरू हुआ था प्रोफेज के, अर्ली प्रोफेज में, वह कंटिन्यूअस जारी रहेगा, और मेटाफेज में आते आते वह मैक्सिमम कंडेंस कर जाएगा, और इतना कंडेंस कर जाएगा कि उसके दोनों क्रोमेटिड्स थिक हो जाएंगे और क्लियरली विजिबल होगा, और वह दोनों क्रोमेटिड्स एक पॉइंट पर जुड़ा हुआ रहेगा। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर या काइनेटोकोर भी कहा जाता है। तो अब वो जो सेंट्रोमेयर है या काइनेटोकोर है, उस वहां से दोनों क्रोमेटिड्स जुड़ा हुआ है। तो अब ये इसलिए यहाँ पर दोनों क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं, इसलिए इसको इस फेज का दूसरा नाम क्या है, क्रोमोसोम स्टडी फेज भी इसको कहा जाता है, बिकॉज क्रोमोसोम्स आर बेस्ट सीन इन दिस स्टेज। तो अब हम लोग देखेंगे मेटाफेज, ये प्रोफेज हो गया। अब इसके बाद मेटाफेज, देखिए मेटाफेज में क्या होता है, मध्यावस्था इसको कहते हैं, मेटाफेज को कहा जाता है मध्य अवस्था। तो इस एक चीज और, जीवन फेज में एक चीज की सिंथेसिस छूट गई है, एटीपी। ये इतना सारा काम होगा तो उसके लिए तो एनर्जी चाहिए ना, और वह एनर्जी कहाँ से आएगा, एटीपी से आता है। तो वह एटीपी का निर्माण भी जीवन फेज में होता है, एटीपी और सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ये सॉरी G2 फेज में होता है, वो यहां पर हो जाता है एटीपी का निर्माण, जिसका इस्तेमाल जो है सेल उस एनर्जी का उपयोग सेल जो है डिवीजन के लिए करता है। तो अब हम बात कर रहे हैं मेटाफेज। तो जो मेटाफेज क्रोमोसोम होगा, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये देखिए, क्रोमोसोम कॉन्डेंस कर चुका है, और कॉन्डेंस करने के बाद इसके दोनों क्रोमेटिड्स साफ साफ दिख रहे हैं, और इसीलिए इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम स्टडी फेज। और यहाँ पर ये क्या है, सेंट्रियोल है, 2 सेंट्रियोल, और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन शुरू हो चुका था प्रोफेज में, और मेटाफेज में कंप्लीट हो जाएगा। और जो स्पिंडल फाइबर होंगे वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर से जुड़ जाएगा, ये क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर से ये जुड़ गया है। देखिए ये हो गया आपका पोल, एक पोल इधर है, ये दूसरा पोल है, यहां से ये क्या है आपका स्पिंडल फाइबर है, ये है आपका स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर कैसा है, किस प्रोटीन का बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। यह ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस किस स्टेज में होती है, मुख्य तौर पर G2 फेज में होता है। तो ये स्पिंडल फाइबर बन गया। अब देखिए एक स्पिंडल फाइबर जो है
आपका क्रोमोजोम से जुड़ा हुआ है, और एक ऐसा स्पिंडल फाइबर भी होता है जो क्रोमोजोम को बिना छुए हुए एक पोल से दूसरे पोल तक फैला रहता है। इस तरह का जो स्पिंडल फाइबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। तो ये है आपका कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, और एक है आपका क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर। तो क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर क्रोमोजोम के सेंट्रोमेयर से जुड़ता है, और जो कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर है वो क्या होता है, एक पोल से दूसरे पोल तक फैला होता है विदाउट टचिंग द क्रोमोजोम, बिना क्रोमोजोम को डिस्टर्ब किए हुए एक पोल से दूसरे पोल तक फैला हुआ रहता है। तो ये है स्ट्रक्चर आपका मेटाफेज। देखिए इस मेटाफेज में क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हो गया दोनों पोल, और ये है आपका इक्वेटर प्लेन। ये जो है ये है आपका इक्वेटर प्लेन। यहां पर देखिए प्रोफेज में ये जो क्रोमोजोम है ये बिखरा हुआ है, लेकिन जैसे ही मेटाफेज शुरू होगा ये सारे क्रोमोजोम इक्वेटर प्लेन पर सज जाएंगे, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेशन। उस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्ग्रेशन, कॉन्ग्रेशन ऑफ क्रोमोजोम, यानी कि सारे क्रोमोजोम एक जगह पर इक्वेटर पर ये सज जाएगा। जैसे ही इक्वेटर पर सजेगा उससे स्पिंडल फाइबर भी जुड़ जाएंगे। वह जो स्पिंडल फाइबर होगा केमिकली एक तरह के प्रोटीन का बना हुआ होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन। या जो स्पिंडल फाइबर है दो तरीके का होता है, एक को कहते हैं क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर, क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर, और जो दूसरा है इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। जो क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर है वह क्रोमोजोम के सेंट्रोमेयर से जाकर के दोनों तरफ दोनों पोल से आ रहा है, और यह सेंट्रोमेयर से अटैच हो जाएगा। और वहीं पर कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर जो है एक पोल से दूसरे पोल तक एक्सपैंड करेगा, और क्रोमोजोम को वो टच नहीं करेगा, यानी कि डिस्टर्ब नहीं करेगा ये। तो वो जो कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर है ये आपका पिंक कलर से यहाँ पर दिख रहा होगा, और जो कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर है वो व्हाइट कलर का है। इस कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर को हम क्या कहते हैं, ट्रैक्शन फाइबर भी बोलते हैं, ट्रैक्शन फाइबर। कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर इज कॉल्ड ट्रैक्शन फाइबर। तो ये है मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज को क्या कहते हैं, क्रोमोजोम स्टडी फेज कहते हैं। इस स्टेज में क्रोमोजोम जो स्कैटर्ड रहता है प्रोफेज में, वह कहां पर, इक्वेटर प्लेन पर सज जाता है। ये जो है आपका, ये है आपका इक्वेटर प्लेन, इक्वेटर प्लेन। ये बीच में यहां पर सज गया, इस सेल के बीच में ये सजा हुआ है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेशन, और इससे स्पिंडल फाइबर अटैच्ड हो जाता है। तो जो स्पिंडल फाइबर क्रोमोजोम के सेंट्रोमेयर से अटैच हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर। और एक स्पिंडल फाइबर जो एक पोल से दूसरे पोल तक एक्सपेंडेड है। तो ये है आपका मेटाफेज स्टेज। तो जैसे ही इस स्टेज का डायग्राम आप इसमें जैसे ही आपके सामने डिस्प्ले होगा और ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा तो आप पहचान लीजिएगा कि ये कैसा है, मेटाफेज स्टेज का डायग्राम है। तो ये है आपका मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोजोम इक्वेटर प्लेन पर सज जाते हैं, उस प्रोसेस को हम कॉन्ग्रेशन कहते हैं, और उससे दो स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है। उस स्पिंडल फाइबर को हम क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर कहते हैं, या उसी का दूसरा नाम है ट्रैक्शन फाइबर भी। एक दूसरा स्पिंडल फाइबर होता है जो एक पोल से दूसरे पोल तक फैला हुआ होता है, जो कि क्रोमोजोम से टच नहीं करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है उसको हम क्या कहते हैं, एनाफेज। अब मेटाफेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आ रहा है वो है आपका एनाफेज। एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज। मेटाफेज के बाद अब आ गया एनाफेज। देखिए अब ये एनाफेज स्टेज ये है, ये एनाफेज में क्या क्या होगा। देखिए एनाफेज स्टेज का ये है, ये पोल हो गया, ये क्रोमोजोम। तो एनाफेज स्टेज जैसे ही शुरू होगा वैसे ही क्या होगा, ये जो आपका क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर है इसमें क्वाइलिंग शुरू हो जाएगी। ये क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर में क्वाइलिंग होगी। जैसे ये क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम से जुड़ा हुआ है स्पिंडल फाइबर,
ये भी क्रोमोसोम है, इससे भी जुड़ा हुआ है स्पिंडल फाइबर। तो अब क्या होगा, ये क्वाइल करना, ऐसे क्वाइलिंग हो जाएगी, ऐसे क्वाइलिंग, यानी ये शॉर्ट होने लगेगा। ये दोनों तरफ से अगर शॉर्ट होगा तो ये क्या होगा, एक तरीके का खिंचाव का बल लगाएगा। जब खिंचाव का बल लगेगा, खिंचाव का मतलब होता है पुल फोर्स, ये खींचेगा एक दूसरे को। ये वाला, ये जब क्वाइल करेगा तो ये इस पोल की तरफ खींचेगा, और जब ये क्वाइल करेगा तो इस पोल की तरफ खींचेगा। नतीजा क्या होगा, एक पुल फोर्स जनरेट होगा, और ये जो क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स है ये लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट कर जाएंगे, और दे मूव्स टुवर्ड्स देयर अपोजिट पोल, और अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगेगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जो यहां पर होता है। किस फेज में होता है, एनाफेज। तो एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज, एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज, और contraction takes place in spindle fiber so that they generate pull force, खिंचाव का बल लगाएगा। और जब खिंचाव का बल लगेगा तब क्या होगा, जो क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में अलग हो जाएंगे, और अलग होने के बाद वे दोनों मूव करने लगेगा अपोजिट पोल की तरफ। ये दोनों क्रोमेटिड्स अलग हो गए हैं, और ये दोनों अपोजिट पोल की तरफ मूव करेगा। अपोजिट पोल का मतलब ये इस पोल की तरफ मूव करेगा, और ये इस पोल की तरफ मूव करेगा। जब इनका मूवमेंट होगा, जैसे ये स्प्लिट हुआ, अलग हुआ, तो इसके बीच में एक स्पेशल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम कहते हैं इंटरजोनल फाइबर। उसको हम कहते हैं इंटरजोनल फाइबर। ये बन गया आपका इंटरजोनल फाइबर। ये जो इंटरजोनल फाइबर है ये भी क्या करेगा, ये तो ऐसे खींचा है, तो खींचने के बाद तो ये तो अलग हो चुका है। अब ये जो बीच में इंटरजोनल फाइबर बना है यह भी ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ फाइबर है। अब यह फाइबर भी क्या करेगा, ये पुश फोर्स जनरेट करेगा। ये तो खींच रहा है, और ये बीच में इंटरजोनल फाइबर भी एक पुश फोर्स, ये कुछ एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, यानी कि दो तरीके का फोर्स यहां पर काम कर रहा है। एक तो इसका पुल फोर्स है जो कि दोनों क्रोमेटिड्स को क्रोमोसोम के लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट कर देता है। इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली बट गया, तो ये दोनों बट गया, और जैसे ही बटा तो बीच में इंटरजोनल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया। और ये जो इंटरजोनल फाइबर है वो कैसा बल लगाता है, पुश, ये ठेलने का काम करेगा। इधर से ये ठेल भी रहा है और उधर से वो दोनों खींच भी रहे हैं। नतीजा क्या होगा कि ये जो क्रोमेटिड्स है अपने अपने रेस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करने लगेंगे। लेकिन जब ये अपने रेस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करेंगे तो उस हालत में जो इनका शेप होगा वो या तो जे शेप्ड हो जाएगा, या भी शेप्ड हो जाएगा, या आई शेप्ड होगा। यानी जब क्रोमोसोम का मूवमेंट एनाफेज में होता है तो ये या तो भी शेप होगा, या जे शेप हो सकता है, या आई शेप्ड हो सकता है, जे शेप, और ये आई शेप्ड। ये डिपेंड करेगा सेंट्रोमेयर का पोजीशन कहां पर है क्रोमोसोम के अंदर, उसके आधार पर ये जो है शेप होगा जब ये मूव करेगा अपने अपने रेस्पेक्टिव पोल की तरफ। तो ये है आपका एनाफेज। एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज, शॉर्टेस्ट फेज। दूसरा, contraction takes place in chromosomal spindle fiber। और ये जो contraction होगा which generates which kind of force, which generate pull force। रिजल्ट क्या होगा, chromatids of each chromosome get separated longitudinally
and each one moves towards their respective pole. Each one move towards respective pole. अपने अपने रेस्पेक्टिव पोल की तरफ ये मूव करने लगेगा और फिर जब ये अलग होकर के मूवमेंट स्टार्ट होगा तो क्या होगा, इंटरजोनल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो इंटरजोनल फाइबर है ये कैसा लगाएगा, ये कैसा बल लगाता है, ये पुश फोर्स, जनरेट पुश फोर्स। तो विद द हेल्प ऑफ पुल एंड पुश फोर्स, पुल फोर्स से तो लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट कर गया और इंटरजोनल पुश फोर्स हेल्प करेगा इसको इसके रेस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव कराने में। तो ये दोनों अपने, जब मूवमेंट होगा तो क्रोमोजोम का जो शेप होगा या तो V शेप्ड हो सकता है, J शेप्ड हो सकता है या फिर I शेप्ड हो सकता है। ये डिपेंड्स करेगा कि सेंट्रोमेयर का पोजीशन क्रोमोजोम पर कहां पर है, किस तरीके का है, मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम है, टेलोसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, वो किस तरीके का क्रोमोजोम है। अगर एक्रोसेंट्रिक होगा तो J शेप्ड हो जाएगा, टेलोसेंट्रिक होगा तो I शेप्ड हो जाएगा, या और अगर मेटासेंट्रिक है तो मिडिल पोजीशन पर होगा तो V शेप्ड हो सकता है। तो इस तरीके से ये है, ये जो है आपका कौन सा स्टेज हो गया, ये हो गया एनाफेज। तो एनाफेज में क्रोमोजोम स्प्लिट कर गया है लॉन्गिट्यूडनली और दे मूव्स टुवर्ड देयर रेस्पेक्टिव पोल। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया पोल, ये हो गया इंटरजोनल फाइबर, ये है आपका क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर और फिर कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर में इलोंगेशन होगा ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो इसके अंदर। तो ये है आपका एनाफेज। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है उसको हम कहते हैं टेलोफेज। टेलोफेज इज द लास्ट फेज और इट इज द रिवर्स फेज। क्यों है रिवर्स फेज? क्योंकि अपोजिट काम, रिवर्स काम होता है किस फेज का? प्रोफेज का उल्टा काम होता है। तो टेलोफेज इज द रिवर्स फेज ऑफ प्रोफेज। तब देखिए टेलोफेज में कौन कौन सा काम होता है। टेलोफेज, the last phase, telophase is the last stage, last phase of karyokinesis, last phase। और टेलोफेज रिवर्स फेज भी कहते हैं, रिवर्स फेज। किसका रिवर्स फेज है? प्रोफेज का। प्रोफेज का ये रिवर्स फेज है, यानी जो काम प्रोफेज में हुआ था उसका सारा उल्टा काम इसमें होगा, टेलोफेज में होगा। टेलोफेज में उसका उल्टा काम होगा। तो क्या काम हुआ था प्रोफेज में जिसका उल्टा काम होगा टेलोफेज में? देखिए वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया था और यहां पर क्या हो जाएगा, रीअपियर हो जाएगा, रीअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म वहां पर अलग अलग था, मिक्स कर गया था। यहां पर क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा। तो न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म गेट सेपरेटेड अगेन, गेट सेपरेटेड अगेन। और क्रोमोसोम में क्या थी, वहां पर कॉन्डेंसेशन शुरू हो गया था, और इसमें क्या हो गया, डीकॉन्डेंसेशन स्टार्ट, डीकॉन्डेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, डीकॉन्डेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, डीकॉन्डेंसेशन शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा और क्या होगा कि क्रोमोसोम, सेपरेटेड क्रोमोसोम, longitudinally separated chromosome, longitudinally separated chromosome reach into their respective pole, respective
पोल, अपने रेस्पेक्टिव पोल पर वो पहुंच जाएंगे और जो सेल होगा वो कैसा हो जाएगा, सेल, नेक्स्ट पॉइंट इज सेल बिकम्स बाइन्यूक्लिएटेड, सेल बिकम्स बाइन्यूक्लिएटेड, इसमें दो न्यूक्लियस हो जाएंगे और क्या होगा, न्यूक्लियोलस भी फिर से आ जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस फिर से हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म फिर से अलग हो गया, डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा क्रोमोसोम में और क्या होगा, क्रोमोसोम अपने इक्वेटर प्लेन अपने पोल पर जब पहुंचेगा तो उसमें डीकंडेंसेशन शुरू हो जाएगा और इस तरीके से ये आपका टेलोफेज में देख रहे हैं आप कि जो प्रोफेज में काम हुआ था उसका जस्ट उल्टा काम इसके अंदर हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम प्रोफेज भी कहते हैं। इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, डायग्राम के रूप में, इसका एक डायग्राम मैं बनाता हूं यहां पर। ये फिर से ये है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया एक न्यूक्लियस और ये हो गया दूसरा न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके अंदर ये क्रोमोसोम में डीकंडेंसेशन शुरू हो गया है, ये फिर से लंबा पतला धागा दिखने लगेगा इसके अंदर, डीकंडेंसेशन हो गया इसके अंदर, पहले तो थिक था तो ये ऐसा दिख रहा था, लेकिन जब डीकंडेंस्ड हो जाएगा तो ये लंबा पतला ऐसा दिखेगा, तो ये डीकंडेंसेशन शुरू हो गया, न्यूक्लियोलस फिर से इसके अंदर रीअपियर हो चुका है, न्यूक्लियोलस फिर से रीअपियर हो गया है, ये है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के अंदर हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, ये क्या हो गया, क्रोमैटिड थ्रेड डीकंडेंसेशन takes place in chromatids और सेल के अंदर दो न्यूक्लियस, सेल बिकम्स बाइन्यूक्लिएटेड, तो ये है आपका टेलोफेज। टेलोफेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है आपका साइटोकाइनेसिस। अब हम लोग देखेंगे साइटोकाइनेसिस कैसे होता है प्लांट सेल में और फिर एनिमल सेल में। सबसे पहले प्लांट सेल में देखते हैं साइटोकाइनेसिस। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है, माइटोटिक कैरियोकाइनेसिस खत्म हो चुका है, अब हम लोग देखते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस देखिए, साइटोकाइनेसिस किसको कहते हैं, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। ये जो साइटोकाइनेसिस है प्लांट और एनिमल, सबसे पहले देखिए एनिमल में कैसे होता है, एनिमल में साइटोकाइनेसिस कैसे होगा और प्लांट सेल में कैसे होगा। देखिए जो एनिमल सेल है उसमें जो साइटोकाइनेसिस होगा वो विद द हेल्प ऑफ सेल फोरो के द्वारा होगा। जो प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होगा, सेल फोरो का फॉर्मेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल, और सेल प्लेट का फॉर्मेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल। देखिए अब सबसे पहले सेल फोरो का फॉर्मेशन, ये है आपका बाइन्यूक्लिएटेड सेल और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या होगा, इसका ये पेरिफेरल रीजन है, ये पेरिफेरल है, ये पेरिफेरल रीजन्स के जो मिडिल रीजन है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन शुरू हो जाएगा। इस तरीके से एक फोरो बनेगा, ऐसे ये ऊपर से नीचे की तरफ धंसना शुरू होगा, ये ग्रेजुअली
दोनों तरफ से ये बीच में इस तरीके से धंसता रहेगा और फाइनली जहां पर ये दोनों नीचे से ऊपर वाला और ऊपर से जो नीचे की तरफ है जहां पर मिलेगा वहीं से ये दोनों सेल अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये दोनों डॉटर सेल दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया है। साइटोकाइनेसिस के बाद दो डॉटर सेल यहाँ बन गए हैं। तो ये है ये जो सेल फोरो है इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? ये पेरीफेरी से किधर की तरफ जा रहा है? पेरीफेरी से टुवार्ड्स सेंटर पर मिल रहा है ना दोनों, इसलिए ये कैसा है? सेंट्रीपिटल है। अब प्लांट सेल में देखिए कैसे होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, तो सेल वॉल तो अंदर की तरफ धंसेगा नहीं, वो तो हार्ड हुआ स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है और ये सेल के अंदर दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो चुका है। लेकिन जो सेल प्लेट का जो फॉर्मेशन है वो क्या है? सेंटर से शुरू होता है, सेंटर से शुरू होकर के पेरीफेरी की तरफ बढ़ता है। सेंटर से शुरू होकर के पेरीफेरी की तरफ बढ़ता है। इधर से ये इधर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा और इधर से ये इधर की तरफ बढ़ना शुरू होगा। तो इस तरह से यहां से शुरू होकर के पेरीफेरी की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं सेंटर से बाहर की तरफ, इसलिए ये कैसा है? सेंट्रीफ्यूगल है। और जो सेल प्लेट का निर्माण किसके द्वारा होता है? फ्रेगमोप्लास्ट। इसको क्या कहते हैं हम? फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। और ये जो फ्रेगमोप्लास्ट है ये किस चीज का बना होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस गोल्गी बॉडी, ये दोनों से मिलकर के बना हुआ होता है। और बाद में जब ये दोनों मिल जाता है सेल प्लेट, तो फाइनली प्लांट सेल भी दो डॉटर सेल में बंट जाता है। प्लांट सेल दो डॉटर सेल में बंट गया। तो ये है आपका माइटोसिस सेल डिवीजन। और इस सेल डिवीजन में जो क्रोमोजोम की संख्या, यह है क्रोमोजोम की संख्या है वो मदर सेल के बराबर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है आपका न्यूक्लियस। तो दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया सेल प्लेट के द्वारा। सेल प्लेट को बनाता कौन है? फ्रेगमोप्लास्ट किस चीज का बना होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी से। और इसका जो फॉर्मेशन है क्या है? सेंट्रीफ्यूगल है। तो यह है आपका साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो यह है आपका माइटोसिस सेल डिवीजन। अब माइटोसिस सेल डिवीजन का सिग्निफिकेंस क्या है? ये सेल डिवीजन से क्या क्या फायदा है सेल को? देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? एक तो ये कॉन्स्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम नंबर, कॉन्स्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम की नंबर को ये फिक्स करता है माइटोसिस। इसमें अल्टरेशन नहीं होता है, सेम जितना मदर सेल में होगा उतना ही डॉटर सेल में। जेनेटिक स्टेबिलिटी मतलब नो वेरिएशन इन क्रोमोसोम, नो एनी एरर इन जेनेटिक मटेरियल, नो एनी वेरिएशन, इसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक स्टेबिलिटी। और लोअर प्लांट्स में और एनिमल्स में इट इज ए प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज ए प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। इट ऑल्सो हेल्प इन ग्रोथ। माइटोसिस सेल डिवीजन हेल्प इन ग्रोथ, यानी कि एक सेल है
तो इसका साइज बहुत सारा, इसकी लंबाई में बढ़ना है तो एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा, फिर हर सेल डिवाइड करते करते ये लेंथ में वृद्धि करेगा, तो इसलिए ग्रोथ में भी हेल्प करता है। दूसरा, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किस तरह के डेवलपमेंट में? आपको पता है कि जो गैमेट के फ्यूजन के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट। ये जो जाइगोट है यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, और ये जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है इसमें जब क्लीवेज होगा तो ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो यह जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर कन्वर्टेड इनटू मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर जाइगोट कन्वर्टेड इनटू मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड मोरुला। तो किसके द्वारा होता है? द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज द माइटोसिस सेल डिवीजन, इसको कहते हैं हम माइटोसिस। इसके अलावा और क्या काम करता है यह सेल डिवीजन न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स को मेंटेन करता है। डिस्टर्ब होता है तो डिवाइड करता है, और फिर से इस डिवीजन इसलिए होता है कि न्यूक्लियोप्लाज्मिक इक्विलिब्रियम जो है, इंडेक्स जो है, उसको फिर से रीगेन कर ले, उस इक्विलिब्रियम को फिर से प्राप्त कर ले। तो यह डिवाइड करता है टू रीगेन न्यूक्लियोप्लाज्मिक इक्विलिब्रियम। न्यूक्लियोप्लाज्मिक इक्विलिब्रियम यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स को फिर से इक्विलिब्रियम स्टेट को हासिल करने के लिए ही सेल डिवाइड करता है, तो ये फिर से उसको गेन करना चाहता है और इसके लिए क्या करता है? सेल डिवाइड करता है। इसके अलावा रीजेनरेशन का भी काम है इसका। रीजेनरेशन, अगर कोई अंग टूट जाए, फूट जाए, तो अगर टूट करके अलग, जैसे क्रस्टेशिया है, क्रस्टेशिया का अगर लेग टूट जाता है तो माइटोसिस डिवीजन के द्वारा फिर से वह लेग का फॉर्मेशन कर लेता है। या आर्म ऑफ स्टारफिश, अगर इसमें भी अगर ये टूट जाता है तो माइटोसिस डिवीजन के द्वारा वह फिर से उसे बना लेता है, तो इसको कहते हैं रीजेनरेशन। और एक होता है, एक और काम हो सकता है, रिप्लेसमेंट, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सेल। रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सेल, देखिए, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सेल, ये कैसे करता है? रिपेयर और रिप्लेसमेंट सेल कैसे करता है? जैसे आपका एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ होता है, एपिथेलियल सेल का बना हुआ होता है, तो वह टूटता रहता है, तो वह माइटोटिकली डिवाइड करके तुरंत उसे प्राप्त कर लेता है, उसे फिर से बना लेता है। तो ये होता है रिप्लेसमेंट में ये हेल्प करता है। तो रैपिड रिप्लेसमेंट, और वह कौन सा डिवीजन हेल्प करता है? माइटोसिस डिवीजन के द्वारा होता है। यानी जो आपका स्किन है, स्किन में भी क्या होता है? जो रिप्लेसमेंट होते रहता है, डेड सेल, स्किन का जो अपर लेयर पर जो डेड सेल है तो वो टूट टूट के अलग होता है और नीचे से नया सेल बनता रहता है, और वह जो नया सेल बनता है उसमें कौन सा डिवीजन होता है? माइटोटिक डिवीजन ही उसमें पाया जाता है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ सेल, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सेल, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट काम, सिग्निफिकेंस है माइटोसिस सेल डिवीजन के। अब इसके अलावा अब हम लोग एक चीज और देखते हैं, वो क्या है? कंडेंसेशन डीकंडेंसेशन साइकिल। हाँ, इसके पहले हम लोग थोड़ा सा टाइप्स ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन, टाइप्स ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन, टाइप्स ऑफ माइटोसिस। देखिए, जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है यह दो तरीके का होता है। एक को कहते हैं यू माइटोसिस, और दूसरा को कहते हैं प्रोमाइटोसिस। देखिए, जो यू माइटोसिस है ये ट्रू माइटोटिक डिवीजन का है, जो कि नॉर्मल सेल में होता है, यानी कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस इसको कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस कहने का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगा, टूट के अलग हो जाएगा, और तब उसके बाद सेल डिवीजन
होगा तो उसको हम कहते हैं यूमाइटोसिस, जो कि नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल सेल डिवीजन ऐसे ही होता है, नॉर्मल सेल डिवीजन। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले गायब हो जाएगा और तब जाकर के सेल डिवाइड करेगा, तो इसको हम कहते हैं यूमाइटोसिस या ट्रू माइटोसिस डिवीजन भी कहते हैं। प्रोमाइटोसिस प्रिमिटिव माइटोटिक डिवीजन है। इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही कैरियोकाइनेसिस होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के टूटने के बाद कैरियोकाइनेसिस नहीं, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटना ही होता है, उसमें प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज होता है। लेकिन इसका जो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा उसमें क्या हो जाएगा, इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस इसको बोलते हैं। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगा विद इन न्यूक्लियर माइटोसिस, विद इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोसिस विद इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगा और उसके अंदर अगर माइटोसिस होगा तो उसको कहते हैं इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस। और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट करके अलग हो जाएगा और तब माइटोसिस डिवीजन शुरू होगा तब उसको कहेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस को हम यूमाइटोसिस भी कहते हैं, और इंट्रा न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगा और तब डिवीजन होगा तो उसको कहेंगे इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस। ये जो होता है जनरली, इसका एग्जांपल प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ लोअर प्लांट्स, यूकैरियोटिक एनिमल है प्रोटोजुआ, और सम फंजाई, और कुछ फंजाई में इस तरह का माइटोसिस देखने को मिलता है। एक और इंपॉर्टेंट इवेंट्स है माइटोटिक सेल डिवीजन का। माइटोटिक सेल डिवीजन इज ए यूनिवर्सल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए आप। माइटोसिस इज ए यूनिवर्सल टाइप ऑफ सेल डिवीजन, और यह जो सेल डिवीजन है वह प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। यूकैरियोटिक सेल में सोमैटिक सेल एज वेल एज जर्म सेल्स। तो इस तरह से माइटोसिस सेल डिवीजन को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल टाइप ऑफ सेल डिवीजन भी कहा जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस माइटोसिस सेल डिवीजन का कि जनरली जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वह मियोसिस के द्वारा होता है। मियोसिस सेल डिवीजन होगा तब जाकर के गैमेट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन एक ऐसा एनिमल है जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा होता है, और वह एनिमल है कौन सा, ड्रोन। ड्रोन कहां पाया जाता है, ये जो आपका हनी बी का जो कॉलोनी है, जो सोशल इंसेक्ट है हनी बी, उसमें 3 मेंबर होते हैं। एक होता है क्वीन, दूसरा होता है वर्कर्स, और तीसरा होता है ड्रोन। जो क्वीन होती है वो डिप्लॉयड होता है और इट इज ए फर्टाइल फीमेल। वर्कर्स आर डिप्लॉयड बट इट इज ए एस्ट्राइल मेल। ये एस्ट्राइल होता है, वर्कर्स आर एस्ट्राइल। और जो ड्रोन्स है ये कैसे होते हैं, ये फर्टाइल मेल है। लेकिन ये जो फर्टाइल मेल है ये क्या है, हैप्लॉइड कंडीशन में पाया जाता है, एन। और इस एन हैप्लॉइड कंडीशन के वजह से इसमें जो गैमेट का फॉर्मेशन हुआ वो किस सेल डिवीजन के द्वारा होता है, माइटोसिस डिवीजन के द्वारा होता है। तो ये एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन क्या है, जो ड्रोन है हनी बी के कॉलोनी में पाया जाने वाला मेल हैप्लॉइड होता है और उसके अंदर का गैमेट का फॉर्मेशन होना है तो वह कैसा सेल डिवीजन होगा, दैट इज माइटोसिस सेल डिवीजन, नॉट मियोसिस। तो गैमेट के फॉर्मेशन जनरली जो है मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा होता है, लेकिन जो मेल है हनी बी कॉलोनी में उसमें जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो माइटोसिस सेल डिवीजन से संबंधित है। अब हम लोग एक चीज और मैं बता देता हूं, कॉन्डेंसेशन डीकॉन्डेंसेशन साइकिल। यह जो कॉन्डेंसेशन डीकॉन्डेंसेशन साइकिल है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है यूकैरियोटिक सेल का। यह प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। तो इसको देख लीजिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, ये मैं पूरा कर दे रहा हूं। तो देखिए यहां पर कॉन्डेंसेशन डीकॉन्डेंसेशन साइकिल, कॉन्डेंसेशन डीकॉन्डेंसेशन साइकिल, बस इसको समझिए कि यहाँ डीकॉन्डेंसेशन हो गया है और G2 पेज में क्या हुआ, कॉन्डेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कैसे होता है इसको हम देखते हैं। जैसे ये है
G1, ये ये कैसा है, ये क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए हैं और अनकॉइलिंग हो गया है, तो ये हो गया डिकॉन्डेंस्ड। और इसके बाद ये एस फेज में जाएगा, तो एस फेज में एक और जो है दूसरा थ्रेड भी बन जाएगा। तो इस तरीके से ये बन गया। तो ये है जी, ये हो गया एस। इसके बाद कॉन्डेंसेशन बिगिंस। जब कॉन्डेंसेशन शुरू होगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, इस तरीके से छोटा होने लगेगा, और ये छोटा होने के बाद ये कॉन्डेंस करके इस तरह से थिक होने लगेगा, और फाइनली मेटाफेज आते आते ये इतना कॉम्पैक्ट हो जाएगा कि काफी थिक दिखने लगेगा। और इसके बाद आइए आप एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, ये दोनों क्रोमेटिड्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये जो कॉन्डेंस था ये क्या होगा, डीकॉन्डेंसेशन की तरफ बढ़ेगा। इसको कहते हैं डीकॉन्डेंसेशन। ये डीकॉन्डेंसेशन बिगिंस। और इसके बाद यहां से एस फेज के बाद से ये क्या हो गया, कॉन्डेंसेशन। कॉन्डेंसेशन बिगिंस। यहां से कॉन्डेंसेशन शुरू होगा और मैक्सिमम कॉन्डेंसेशन कहां हो गया, मेटाफेज में। और ये हो गया आपका एनाफेज। दोनों अलग अलग हो गए हैं। इसी को कहते हैं कॉन्डेंसेशन डीकॉन्डेंसेशन साइकिल। कॉन्डेंसेशन decondensation cycle. It is the characteristic feature of eukaryotic chromosome, but it is not present in prokaryotic chromosome. So this is all about your mitosis. इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।